हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा सारथी बैच का जो पार्ट है लेक्चर नंबर 17 है। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया है एमएसएन में, उसका जो है आज लेक्चर जो है आपका 7th है। अब 7th लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके। जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी तक काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। जैसे माउथ एंड इसोफेगस हम पढ़ चुके हैं, उसके साथ ही टूथ एंड गम्स भी हो चुका है, इसोफेगस और स्टमक भी हो चुका है। देन उसके बाद इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लिवर और बहुत इंपॉर्टेंट सिरोसिस ऑफ लिवर के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम फिर से एक लिवर की डिजीज पकड़ते हैं जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसको आपने बहुत बार सुना होगा। आज हम हेपेटाइटिस के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबसे पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पे हेपेटाइटिस। अब इस हेपेटाइटिस में सबसे पहला क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ। हेपेटाइटिस देखो, जिस भी वर्ड में ये आइटिस लग जाता है ना, जिस भी वर्ड में ये आइटिस लग जाता है, आइटिस का मतलब ही क्या होता है, आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस, हिपैटिक सेल्स लिवर के रिलेटेड है, तो दैट मींस ये जो हेपेटाइटिस है ये किसकी इन्फ्लेमेशन है, ये लिवर की इन्फ्लेमेशन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था पहला। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, तो अगला सवाल आपका आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। अब ये बोल रहा है हमको कि इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कौन कौन सा है। आपको पता है कि हेपेटाइटिस को कौन कौन सा है, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है। ये 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। अब आज हम इन पांचों के पांचों तरह के हेपेटाइटिस को पढ़ेंगे। इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आए वो सारे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डायरेक्टली वन लाइनर आरआरबी में आता है कि इनमें से इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कौन सा है। तो आपको हमेशा याद रखना है हेपेटाइटिस ए जो है वो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है। इज इट क्लियर। अब क्या इसका मतलब है एक्सप्लेनेशन में हम समझेंगे। हेपेटाइटिस ए ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं, इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। जो किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। और जो ये हेपेटाइटिस ए वायरस है ये कौन सा वायरस है, तो आरएनए वायरस होता है ये, विदाउट एनवेलप, इसके ऊपर कोई एनवेलप नहीं होता है। ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि पूछ सकता है आपको कि हेपेटाइटिस ए वायरस कौन सा वायरस है, डीएनए बेस्ड है, आरएनए बेस्ड है, तो आरएनए बेस्ड है। एनवेलप्ड है या अनएनवेलप्ड है, तो ये अनएनवेलप्ड होता है, विदाउट एनवेलप होता है। इज इट क्लियर। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपका 2020 में पूछा गया एनसीएल एग्जाम में, सफदरजंग में 2018 में पूछा गया है और राक में 2017 में पूछा गया है और पीजीआई रोहतक में 2016 में। देखो एक ही क्वेश्चन कितने एग्जाम्स में आया और ड्यूरेशन देखो, सबसे पहले 16 में, फिर 17 में, फिर 18 में, फिर 20 में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये पीवाईक्यू सीरीज, जो ये पीआर यादव हम कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो हमने ऑलरेडी पहले किया होता है पीवाईक्यू में, तो उसका आंसर हम जल्दी दे देते हैं। तो देखो अब ये पूछ रहा है हमको कि मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। ये कह रहा है कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, जो हेपेटाइटिस ए बीमारी है, ये फैलती है लोगों में, ये तो हमको पता है, लेकिन किसके थ्रू, मेजर रूट कौन सा है इसका। याद रखना है इसका मेजर रूट होता है ओरोफिकल रूट, ठीक है, या फिको ओरल रूट। क्लियर। फिको ओरल रूट का मतलब क्या है, बेसिकली ये हमारे जीआई सिस्टम में रहता है, मतलब जो हम फीसिस एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसीलिए तो देखो गवर्नमेंट जो है सैनिटरी हाइजीन के ऊपर इतना क्यों बोलती है, गवर्नमेंट क्यों कहते हैं कि हर घर शौचालय जरूरी है। कॉज शौचालय का क्या कॉन्सेप्ट था, क्योंकि जो आपका फीसिस है उसको जो है डिस्पोज करना, उसको जो है उसकी उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए सीवेज प्लांट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। क्यों, क्योंकि ओपन फीसिस जब आप एक्सक्रीट आउट करोगे तो उसमें वायरसेस होते हैं, जैसे ये हेपेटाइटिस ए वायरस है। और उसके बाद जब आप फीसिस करने के बाद आपको हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, ठीक है, हैंड हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि गलती से अगर आपने हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखा और आपका जो फीसिस है आपकी फिंगर्स के बीच में या आपके नेल्स के बीच में है और आपने प्रॉपरली हैंड हाइजीन नहीं किया, तो फीको ओरल रूट या ओरोफिकल रूट से ये फैलने के चांसेस होते हैं। फीको ओरल मतलब फीसिस से मुंह के थ्रू, ठीक है,
तो कंटेमिनेशन के थ्रू ये फैलता है। इज इट क्लियर? तो एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। हेपेटाइटिस ए इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू फीको ओरल रूट। याद रखना, हेपेटाइटिस ए जो है, दो ए और ई ये दोनों जो हैं ये फीको ओरल रूट से स्प्रेड होते हैं, याद रखना। बाय कंटेमिनेटेड वाटर। अब कंटेमिनेटेड का मतलब हो गया दूषित, कंटेमिनेशन का मतलब हो गया जिस चीज में कोई पैथोजन आ गया हो वो कंटेमिनेटेड हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अब कंटेमिनेटेड मतलब उस जैसे पानी है, खाना है, उसको कंटेमिनेशन हो गई, उसमें वायरस की प्रेजेंस है, क्लियर। वो कैसे होगी? अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए का पेशेंट है, उसने हैंड हाइजीन नहीं रखा, तो उसने अब किसी चीज को छू लिया, फूड को छू लिया, तो वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, फूड हो गया और शेलफिश हो गई। कॉमन इनटू सैनिटरी, जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, जो आपके वॉशरूम वगैरह ये सब जो साफ करने वाले वर्कर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा वो रिस्क पे होते हैं। क्यों? क्योंकि फीको ओरल रूट से फैल रहा है। तो जो फीसिस एक्सक्रीट आउट जो उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जल्दी से आंसर दोगे। पॉज करके देखो, मैंने थोड़ी देर रुका, अभी पॉज कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर करो। सेकंड क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में है क्योंकि ये डिस्कस कर चुका हूँ, इजी है, आप आंसर दे सकते हो। बढ़ते हैं डायरेक्टली आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जीएमसीएच 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और एम्स बठिंडा में 2019 में ये क्वेश्चन, सेम ईयर बट डिफरेंट एग्जाम्स में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको? क्वेश्चन पूछा गया है, अ फीमेल क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन डायग्नोज्ड विद हेपेटाइटिस ए। अब एक फीमेल है जो अभी डायग्नोज हुई है कि इसको हेपेटाइटिस ए की बीमारी है, ठीक है। वो क्या कह रही है? आस्क हाउ कुड आई हैव गॉट दिस डिजीज। अब वो जो हेपेटाइटिस ए, जैसे कोई फीमेल है, उसका हमने टेस्ट किया और हमको पता चला कि ये हेपेटाइटिस ए की मरीज है। अब वो फीमेल आपसे पूछ रही है कि कहां से मुझे ये इन्फेक्शन मिली, कहां से मैं ये डिजीज लेके आई। तो व्हाट इज नर्सिस बेस्ट रेस्पॉन्स? तो नर्स का सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स क्या है? आपको हेपेटाइटिस ए का पता है कि ये फीकोरल रूट से फैलता है, आपको हेपेटाइटिस ए के बारे में पता है कि आरएनए बेस्ड वायरस है, आपको हेपेटाइटिस ए के ऊपर पता है कि अनडेवलप्ड होता है, क्लियर। ऐसे चीजें आपको क्लियर है। अब ऑप्शंस क्या क्या है? तो नर्स का क्या रिस्पॉन्स होगा? यू में ईटन कंटेमिनेटेड रेस्टोरेंट फूड, बिल्कुल सही। तो उसने कहीं कंटेमिनेटेड फूड कहीं से खा लिया है। अब वो रेस्टोरेंट इसने बीच में ऐसे ही डाल दिया है, बट याद रखना ये किससे फैलता है? तो कंटेमिनेटेड फूड से ये फैलता है। तो ये आंसर जो है सही है। बट मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे ही सही आंसर मिले, इसका मतलब वो खटैक करके टिक करके आगे नहीं बढ़ जाना, क्योंकि एग्जामिनर अब आजकल फंसाता है। पहले ऐसा होता था, एमसीक्यू में क्या होता था, 3 आंसर गलत होते थे, 1 सही होता था, तो हम इजीली आंसर देते थे। बट आज क्या होता है, 2 से 3 आंसर सही होते हैं, 1 कहीं गलत होता है। अब ये जो 2 से 3 आंसर है, मतलब हमको ये 2 से 3 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो होगा उसी को आपको टिक करना होता है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? इसलिए ऑप्शंस पढ़ने बहुत जरूरी हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? यू कुड हैव गॉटन इट बाय यूजिंग आईवी ड्रग। ऐसा कुछ नहीं है, आईवी ड्रग वगैरह इससे कुछ नहीं फैलने का खतरा है। यू हैव रिसीव्ड इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं होता है। यू प्रोबेबली गॉट इट बाय एंगेजिंग इन अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाता है? ए आपका क्लियर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एएसआईसी स्टाफ नर्स फेब 2019 में पूछा गया है। सवाल क्या है? इन व्हाट वेज कुड हेपेटाइटिस ए वायरस बी स्प्रेड इन, कैसे स्प्रेड हो रहा है, कौन कौन से वो रास्ते हैं जी हेपेटाइटिस ए स्प्रेड हो रहा है? इफ वन ऑफ किचन एम्प्लॉय इज इन रिजर्वायर। ये कह रहा है कि बताओ कि वो कौन से रास्ते हैं जहां से हेपेटाइटिस ए जो है वायरस स्प्रेड हो रहा है। अगर एक रेस्टोरेंट है या अगर एक रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय है, एक किचन का एम्प्लॉय है, वो अगर हेपेटाइटिस ए का मरीज है, तो फीको ओरल रूट से तो फैलेगा यार, ओरोफिकल रूट थ्रू हिज हैंड्स, हैंड्स के थ्रू, वो हैंड हाइजीन नहीं रख पाएगा और फीको ओरल रूट के थ्रू सब में स्प्रेड करते जाएगा, ठीक है। जैसे आपने टाइफाइड की कहानी सुनी होगी ना, टाइफाइड भी फीको ओरल रूट से फैलता है। टाइफाइड लेकिन क्या है? टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। अब टाइफाइड में एक लेडी थी, उसका नाम ही रख लिया था टाइफाइड मैरी रख दिया था, वो एक रेस्टोरेंट रन करती थी। तो देखा गया कि एक एरिया में टाइफाइड जो है वो बहुत फैल रहा है, बहुत फैल रहा है। तो एकदम रिसर्च हुई कि कैसे फैल रहा है। तो एक पता चला कि एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में खाना खा के लोग जो है वो टाइफाइड हो रहा है उनको। तो उस रेस्टोरेंट की जब चेकिंग हुई, वहां पे जब उस लेडी की चेकिंग हुई, तो पता चला कि वो एक्टिवली जो है
वो टाइफाइड है उसको, और वो खाना बनाई जा रही है, पकाई जा रही है और टाइफाइड को फैलाई जा रही है, तो उसका नाम ही टाइफाइड मैरी डाल दिया गया था। तो वैसे ही अब एक किचन का एम्प्लॉय अगर उसको हेपेटाइटिस है, वो कैसे थ्रू स्प्रेड करेगा, वो फिकोरल रूट से स्प्रेड करेगा और साथ में हैंड हाइजीन की। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब आते हैं। आपका बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर सितंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना, स्टेटमेंट देख के घबराना मत, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अभी जब मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूंगा आपको खुद पता चलेगा कि ये बहुत इजी होता है। बस इसमें थोड़े से कीवर्ड्स हमको पकड़ने होते हैं और लास्ट स्टेटमेंट क्या पूछी है हमसे, वो हमको वहां तक हमको पहुंचना होता है, वो वहां से फिर हमको आंसर मिल जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है हमें। A 25-year female present with repeated vomiting and severe episode of low grade fever। ये कह रहा है कि एक 25 साल की लेडी आई, 25 साल की फीमेल आई जिसमें वॉमिटिंग हो रही है जिसको, और सीवियर एपिसोड लो ग्रेड फीवर है, लो ग्रेड फीवर है उसको। अब एग्जामिनेशन के टाइम पे, ऑन एग्जामिनेशन शी वाज स्ट्रेस, अब उसमें स्ट्रेस है। अब ये स्ट्रेस होता क्या है ये भी मैं आगे आपको, अब आपको स्ट्रेस पता होना चाहिए, एक कीवर्ड आपके पास आ गया स्ट्रेस। एंड हैड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, और उसके राइट ऊपर वाले क्वाड्रेंट में, ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्वाड्रेंट की डायग्राम है। तो मैंने आपको पहले भी ये डायग्राम दिखाई हुई है, पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है कि क्वाड्रेंट किस तरह से डिवाइडेड होते हैं। ये राइट अपर क्वाड्रेंट, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो लिवर आपका कहाँ है, यही राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है। तो लिवर वाली साइड में पेन है, यहाँ से हमको एक चीज पता चलता है। स्ट्रेस, अब आपको कीवर्ड है स्ट्रेस होता क्या है मैं आपको यही बता दूं। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज अ मेडिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग अफेक्टेड बाय जॉइंडिस, जॉइंडिस से अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हम स्ट्रेस कंडीशन बोलते हैं। विच इज द येलोइंग ऑफ स्किन, येलो हो जाती है स्किन, एंड वाइट ऑफ द आई, जो आपका आंख का व्हाइट वाला है ना, व्हाइट पार्ट, वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पीलिया तभी तो बोलते हैं हमको। तो स्ट्रेस हुआ बेसिकली क्या, पीलिया। ठीक है, तो स्ट्रेस है, यहां समझ आ गया आपको कि जॉइंडिस है, एंड हैज राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि लिवर्स के रिलेटेड कोई दिक्कत है। तो नेक्स्ट आगे क्या पूछा है, शी ऑल्सो गिव हिस्ट्री ऑफ रिसेंट रिटर्निंग फ्रॉम द एरिया वेयर शी हैड पुअर हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशन। और अब उसने एक हिस्ट्री दी कि लास्ट टाइम आप कहाँ थे, तो उसने बताया कि मैं एक ऐसे एरिया में थी जहाँ पे सैनिटरी का उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं सही ढंग से सैनिटरी के यूज़ नहीं थे, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं था। डॉक्टर को अंदाज़ा लग जाता है कि ये हेपेटाइटिस ए का शिकार हो चुकी है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो कौन सा मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है, तो आंसर सी, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन इसका आंसर हो जाता है। इज इट क्लियर। तो देखो स्टेटमेंट कितनी बड़ी लंबी चौड़ी थी, स्ट्रेस है, वॉमिटिंग है, फीवर है, और बाद में हिस्ट्री बता दी उसने कि वो ऐसे एरिया में थी, तो एकदम आप आंसर तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, झारखंड एसएससी 2022 में और एम्स रायपुर 2019 में पूछा गया है। तो मतलब पहले एम्स रायपुर में आया था, अब उसके बाद झारखंड एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस, तो इनमें से सीरम हेपेटाइटिस किसको कहते हैं। तो याद रखना, हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। सीरम हेपेटाइटिस किसको कहते हैं, हम हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। अब देखो एक्सप्लेनेशन में क्या है, तो सीरम हेपेटाइटिस इज टर्म फॉर्मली यूज्ड फॉर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी वायरस से जो इन्फेक्शन होती है उसको हम सीरम हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपका एम्स भोपाल स्टाफ नर्सिंग 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए वायरस। अब देखो वायरस जो है या तो वो डीएनए वायरस होता है या तो वो आरएनए वायरस होता है, मोस्टली आरएनए वायरसेस होते हैं। अब ये हमसे पूछा गया है कि डीएनए वायरस कौन सा हुआ। याद रखना हेपेटाइटिस बी जो है वो कौन सा होता है, डीएनए वायरस, रेस्ट ऑफ ऑल बाकी जो है वो आरएनए वायरस होते हैं। याद रखना, बस एक महज हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस होता है। इज इट क्लियर। अब देखो हेपेटाइटिस बी वायरस अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ये तो हमको पता था कि डीएनए वायरस है, लेकिन कितने स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कॉजेज हेपेटाइटिस बी। इज इट क्लियर। ये क्या करता है, हेपेटाइटिस बी कॉज करता है, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जरूर, जब आपने क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ठीक है, क्रिक और वाटसन का मॉडल।
ठीक है, अब बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी वायरस ऑल अदर हेपेटाइटिस वायरस आर आरएनए वायरस। बाकी मतलब कौन कौन से, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस जी, हेपेटाइटिस ई, ये चारों कौन से हैं, ये आरएनए वायरस हैं। और सिर्फ बी जो है वो डीएनए वायरस है। याद रखना, मोस्ट कॉमन डीएनए कौन सा होता है, तो बी डीएनए होता है। ह्यूमन में कौन सा डीएनए होता है, बी डीएनए होता है। ठीक है, तो यहां से याद रखो कि बी डीएनए होता है, तो हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आरयूएचएस एग्जाम में आपको पूछा गया है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसमें 2021 में सवाल आया था, हेपेटाइटिस ई वायरसेस, हेपेटाइटिस ई वायरस क्या होता है, तो क्या डीएनए वायरस है, नहीं, वो तो सिर्फ बी होता है। विदाउट जेनेटिक मटेरियल तो कोई वायरस होता ही नहीं है। मिक्स्ड जीनोमिक वायरस भी नहीं होता है, तो आरएनए वायरस इसका आंसर आ जाता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये एक एग्जाम 2023 में हुआ था, SCTIMST कोई एग्जाम है, और बीपीएस हरियाणा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या आया है 2023 में, इन इन्फेक्शियस डिजीज सच एज हेपेटाइटिस बी एंड सी आर रिजर्वायर फॉर पैथोजन इज। अब ये कह रहा है रिजर्वायर होता क्या है, बेसिकली रिजर्वायर हो गया जहां पे इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होती है, इन्फेक्शियस एजेंट सबसे ज्यादा होता है, मतलब मान के चलो कि फैक्ट्री काइंड ऑफ। ठीक है, तो जहां पे इन्फेक्शियस एजेंट बहुत ज्यादा होते हैं उसका रिजर्वायर है पूरा ये। तो क्या है रिजर्वायर, जैसे आपकी बॉडी में अलग अलग चीज, जैसे बाइल का रिजर्वायर आपकी बॉडी में क्या है, तो बॉइल का रिजर्वायर आपकी बॉडी में गॉल ब्लैडर लिवर हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही रिजर्वायर के बारे में पूछ रहा है हमको कि हेपेटाइटिस बी का और सी का रिजर्वायर क्या है, तो याद रखना ब्लड में हेपेटाइटिस बी और सी पाए जाते हैं। ठीक है, ये वायरस जो है ब्लड में पाया जाता है भर भर के, तो इसका रिजर्वायर क्या है, ब्लड है। इज इट क्लियर? तो देखो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ बोथ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस इज पेरेंटल रूट। और ये कौन सा रूट है, ये पेरेंटल रूट है, डायरेक्ट ब्लड में है ना। तो ये जैसे आपने पेरेंटल न्यूट्रिशन सुना होगा, पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होती है, जो भी हम पेशेंट को खाना मुंह से नहीं दे रहे, कहां से दे रहे हैं, हमने आईवी ड्रिप सेट लगा के रखा है और आईवी के थ्रू उसको हम खाना दे रहे हैं, उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। तो पेरेंटल मतलब ब्लड के थ्रू कर रहे हैं हम। तो ये कह रहा है कि पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ ब्लड of both hepatitis B and C is parental route, blood or blood products। ठीक है, तो पेरेंटल रूट मतलब ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट्स, एंड ब्लड बिकम अ रिजर्वायर फॉर पैथोजन, ब्लड जो है वो रिजर्वायर बन जाता है पैथोजन का, टू इन्फेक्ट द अदर हेल्दी होस्ट, और जो बाकी हेल्दी होस्ट है उनको इन्फेक्ट करने के लिए। मतलब हेपेटाइटिस बी और सी का जो पेशेंट है वो जब भी ट्रांसमिट करेगा दूसरे में इन्फेक्शन, तो किसके थ्रू करेगा, अपने ब्लड के थ्रू करेगा। इज इट क्लियर? तो ब्लड उसका क्या है, रिजर्वायर है, और बाकी होस्ट को इफेक्ट करेगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपका, इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2021 में, 2022 में और एनवीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब जिसने पीवाईक्यू लगाए होंगे एनवीएस का 2018 का क्वेश्चन लगाया होगा, वो जरूर इग्नू 21 और 22 में उसने इजीली आंसर किया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज। तो अभी हमने पढ़ लिया पेरेंटल रूट से फैलता है, तो ज्यादा क्या सोचें इसमें। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सवाल आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इजी क्वेश्चन है, पढ़ो और ऐसे आंसर हो जाएगा, कॉज में डिस्कस कर चुका हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, राक एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस में आया हुआ है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की। इफ अ मदर इज हेपेटाइटिस बी, ये कह रहा है अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू बेबी एट बर्थ में बी। अब ये कह रहा है जो मदर है वो मदर, इस मदर को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, ये मतलब इसको हेपेटाइटिस बी की इंफेक्शन है। अब इसमें कितना रिस्क है कि वो बेबी में ट्रांसमिट करे। अब बेबी में ट्रांसफर, या तो ये प्रेग्नेंट फीमेल है, अभी बच्चा पेट में है, या तो कब अब ये ट्रांसमिट करेगी, तो ध्यान रखना कितने परसेंट होता है, तो 40% होता है। तो 40 यहाँ पे 50 से 60 हो गया, क्योंकि 20 से 30 तो नहीं है, 2 से 5 तो बहुत कम हो गया, 70 से ये बहुत हाई हो गया, 20 से 30, 40 तो टच ही नहीं हुआ, तो 50 से 60 जो है 40 के करीब आ रहा है, तो 20 का आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन समझो, रिस्क ऑफ parental transmission of hepatitis B virus from an infected mother to her baby varies from country to country, country to country vary करता है। देयर इज 40% रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, कितने परसेंट है, 40% रिस्क होता है ट्रांसमिशन का, विच इज मेनली अकर ड्यूरिंग बर्थ। कब होता है, बर्थ के टाइम पे ये रिस्क होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि बर्थ के टाइम पे क्या हो रहा है, बेबी को जब बाहर निकालना तो ब्लड जो है वह ब्लड आपस में इंटरेक्ट करेगा, और ब्लड गलती से एक बार टच हो गया तो वही बात हो गई, वायरस स्प्रेड हो जाएगा। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका BHU नर्सिंग ऑफिसर जैन 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि वर्टिकल ट्रांसमिशन इज सीन विद विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। अब ये वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या हो गया, वर्टिकल ट्रांसमिशन वही हो गया पेरेंट से बच्चे में आना, तो ये कौन सा हेपेटाइटिस बी वायरस होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो देखो अब क्या है, पासेज ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम मदर टू द इन्फेंट, मदर से इन्फेंट में आ रहा है, आइदर इन यूट्रो, अब या तो यूट्रस में ही, मतलब अभी बच्चा पेट में था वहीं पे ट्रांसमिट हो गया, ड्यूरिंग डिलीवरी या तो डिलीवरी के टाइम पे, और ड्यूरिंग द न्यूनेटल पीरियड, न्यूनेटल पीरियड के दौरान कैसे, क्योंकि बच्चा माँ से कैसे कांटेक्ट में, दूध पी रहा है माँ का, तो वाया ब्रेस्ट मिल्क, कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन के 3 केसेस हैं। देखो मतलब ये कह रहा है हमको कि मदर से बेबी में, ठीक है, अब मदर से बेबी में इंफेक्शन जा रही है, अब या तो मदर प्रेग्नेंट है तो मतलब यूट्रस में ही डायरेक्ट इन्फेक्शन चली गई, या तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा हो रहा था उस टाइम पे, आफ्टर बर्थ को ही क्या बोला इसने यहाँ पे, आफ्टर बर्थ को इसने ड्यूरिंग द न्यूनेटल पीरियड कहा। तो न्यूनेटल पीरियड मतलब न्यू नेटल पीरियड, तो न्यूनेटल पीरियड में कैसे, जो जब वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है बेबी उस टाइम पे ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये जो मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो रहा है, इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इसी पासेज को हम क्या बोलते हैं, इसी पासेज को हम वर्टिकल ट्रांसमिशन का नाम देते हैं। यही क्या हो गया, वर्टिकल ट्रांसमिशन। याद रखना वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, आपका आरपीएससी जो है, ये आरपीएससी राजस्थान नर्सिंग ट्यूटर 2012 का क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, ये कह रहा है कि अब बताओ टाइप ऑफ हेपेटाइटिस विच कॉज आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब आपके दिमाग में घंटी छनकेगी कि हाँ बी, ए तो ओरोफिकल होता है, ये तो नहीं आएगा, बी है, सी है, डी है। याद रखना सी जो है मोस्ट कॉमन होता है और सी इसका आंसर आएगा, हेपेटाइटिस सी। अब याद रखना जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बत्ती आपके दिमाग में जलेगी तो हमेशा जो है हेपेटाइटिस सी होता है। एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में इसके रैशनल बताऊंगा क्या है, तो ज्यादा समझ आएगा। अब ध्यान से सुनो, हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी, मतलब ब्लड के थ्रू बीबी, सीबी और डीबी, ये तीनों ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मतलब ब्लड के थ्रू ही फैलते हैं। देखो अब हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी कैन बी काज्ड बाय ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन। आजकल क्या होता है, पहले सीधा ब्लड चढ़ाते थे, अब ब्लड के ना अलग अलग चीजें, मतलब अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो सिर्फ प्लाज्मा देंगे, प्लेटलेट देंगे, ठीक है, समझ आ गया। आरबीसी हेमोग्लोबिन के तो सिर्फ एचबी चढ़ाएंगे, क्लियर। तो देखो अब क्या है कि ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन, बट हेपेटाइटिस सी यूजुअली अकर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ज्यादातर ये देखा गया है कि जब भी किसी पेशेंट को हमने ब्लड चढ़ाया और उसमें अगर हेपेटाइटिस की शिकायत है तो हेपेटाइटिस सी जो है वो मैक्सिमम टाइम आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखा गया है। ठीक है, सो हेपेटाइटिस सी आल्सो कॉल्ड पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, इसलिए हेपेटाइटिस सी का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। तो देखो अब आपको दूसरी तरह से सवाल पूछ सकता है कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस क्या होता है, तो हेपेटाइटिस सी होता है। क्या होता है ये, मतलब हेपेटाइटिस जब हमने ट्रांसफ्यूजन कर लिया तो आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन क्या हो गया, ब्लड चढ़ाना, पेशेंट को ब्लड देना, किसी डोनर से ब्लड लिया, और अगर उस डोनर को गलती से भी हेपेटाइटिस सी होगा तो जैसे हमने वो ब्लड जो है ट्रांसफर किया रेसिपिएंट को, पेशेंट को, जैसे हमने वो ब्लड दिया उसमें हेपेटाइटिस सी की शिकायत हो जाएगी। समझ आ गया। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ब्लड से कितने फैलते हैं, तो बी, बी, सी, बी और डी बी, ये तीनों ब्लड से फैलते हैं। ए और ई, मतलब कितने तरह के हेपेटाइटिस थे, 5 तरह के, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, जो आपका बी, सी और डी है ये किसके थ्रू फैल रहा है, ब्लड के थ्रू। ठीक है, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू। ए और ई ये दोनों किसके थ्रू फैलते हैं, ए और ई जो है ओरो ओरोफिकल, ठीक है, ओएफ लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट, या फीको ओरल रूट से ये फैल रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब बी, सी, डी, अब क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमको पूछ रहा था कि बताओ कि आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सी इंफेक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू कौन सा है, तो सी इसमें, बी और डी में सी सबसे ज्यादा पाया गया है कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होता है। इज इट क्लियर। अब ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, इजी है, आंसर करो, कॉज में इसको पढ़ा चुका हूं। देखो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, एनसीएल 2019 में पूछा गया, ईएसआईसी 2016 में और जिपमर 2013 में, तो 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं, कॉज ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। इग्नू मई 2022 में क्वेश्चन आया है और एनएचएम
यूपी जैन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एग्जाम एम्स जोधपुर ट्विटर अप्रैल 2021। एम्स जोधपुर का ट्विटर का एग्जाम था 2021 में सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, the nurse understands that which of these factor is most likely source of delta hepatitis। अब ये कह रहा है कि डेल्टा हेपेटाइटिस क्या है, ये बेसिकली डी हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस डी की बात हो रही है। यहाँ ध्यान से समझना कि नर्स अंडरस्टैंड करती है कि इनमें से कौन से फैक्टर जो हैं वो लाइकली सोर्स हैं डेल्टा हेपेटाइटिस के। तो देखो क्या है ये, प्रेस्टिंग प्रो हाइजीन नहीं, ये भी नहीं आएगा। हाइजीन तो ए और ई की बात हो रही होगी वहां पे ओरोफिकल से। ईटिंग इन्फेक्टिंग शेलफिश, ये भी ए और ई की बात हो रही है, ठीक है। ओवरऑल एक्सक्रीटिंग ऑनसेट, ये भी नहीं, ए और ई की बात हो रही है। नेक्स्ट, रिसीविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू मैंने आपको बताया ना। अब देखो यहाँ पे अगर सी ऑप्शन में होता, अगर सी के बारे में पूछा होता तो वो ज्यादा रिलेवेंट था, बट यहाँ पे बी सी और डी ये तीनों ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकते हैं। तो रिसीविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड के थ्रू फैल रहा है, तो ब्लड के थ्रू कौन सा फैलता है, डेल्टा फैलता है। ये बाकी जो है ओरोफिकल वाले ऑप्शन दिए हैं, ए और ई वाले ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ध्यान से, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से हम ग्रैब करते हैं। हेपेटाइटिस डी आल्सो कॉल्ड डेल्टा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस डी को क्या कहते हैं, डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं, बिकॉज इट इज काज्ड बाय द हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस। किसकी वजह से हो रहा है ये, हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, एचडीवी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसकी वजह से ये फैलता है, इसलिए इसको हेपेटाइटिस डी वायरस कहते हैं। तो हेपेटाइटिस डी वायरस इज कंसिडर्ड अ डिफेक्टिव वायरस। इसको हम डिफेक्टिव वायरस कहते हैं। क्यों डिफेक्टिव वायरस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप ये पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बना है बट बन सकता है इन फ्यूचर। तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एचडीवी जो है, हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस जो है, इज कंसिडर्ड अ डिफेक्टिव वायरस बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस इन्फेक्शन ओनली व्हेन हेपेटाइटिस बी वायरस इज प्रेजेंट। मतलब भाई भाई है, बी और डी जो है भाई है, बी अकेला भी हो सकता है लेकिन डी अकेला नहीं हो सकता। अगर पेशेंट में हेपेटाइटिस बी की कंडीशन है तभी डी जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मतलब हेपेटाइटिस डी का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक बी की प्रेजेंस नहीं है, याद रखना। तो क्या लिखा है, इट कैन प्रोड्यूस इन्फेक्शन ओनली व्हेन हेपेटाइटिस बी वायरस इज प्रेजेंट एंड देयरफॉर हेपेटाइटिस डी कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अगर हम लगाएंगे तो क्या उससे डी प्रिवेंट होगा, तो बिल्कुल प्रिवेंट होगा, क्योंकि डी जो है बी की प्रेजेंस में ही तो इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसी का हमने फायदा उठाया तो हेपेटाइटिस डी को ट्रीट करने के लिए। मतलब जब आप बी की, अब जिस पेशेंट में बी हेपेटाइटिस बी वायरस है उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जब लगेगी, बी तो ठीक होगा ही होगा, गलती से अगर उसमें डी भी प्रेजेंट होगा तो डी भी खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी सी एंड डी इज यूजुअली सेम एज अ रिजल्ट ऑफ पेरेंटल कॉन्टेक्ट। पेरेंटल कॉन्टेक्ट मतलब ब्लड कॉन्टेक्ट हो रहा है विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, तो जो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये फैल सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपने पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट रैशनल था ये, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीएल सिलीगुड़ी में ये पेपर आया हुआ है, सॉरी संगरूली को स्टेट नर्सिंग नवंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज थ्रू ब्लड एंड ब्लड आर फॉलोइंग। अब ये कह रहा है कि इनमें से ब्लड के थ्रू, जो ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू या ब्लड कंटेक्ट के थ्रू ये डिजीज फैलते हैं, ट्रांसमिशन होती है डिजीज की, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। मतलब बाकी तीन जो होंगे ब्लड के थ्रू फैलते होंगे और एक नहीं फैलता होगा। तो देखो HIV तो बिल्कुल ब्लड कॉन्टेक्ट से फैलता ही है, HIV समझ आ गया, HIV का पेशेंट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, ब्लड कॉन्टेक्ट से फैलता है। हेपेटाइटिस बी फैलता है, बिल्कुल फैलता है। हेपेटाइटिस ई ओरोफिकल से फैलता है, ब्लड का इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये जो है ये नहीं फैलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि हमको एक्सेप्ट पूछा था ना, नन ऑफ द अबव तो नहीं आएगा। तो ये दो आंसर नहीं थे, आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर इज हेपेटाइटिस ई इज करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो देखो क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड ई आर सेम एज इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। तो मतलब कब होगा, जब हम खाएंगे कंटेमिनेटेड फूड या वाटर तो हमको ए या ई की प्रॉब्लम हो सकती है, हेपेटाइटिस ए और ई की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सीएनसीआई कोलकाता में स्टाफ नर्स जुलाई 2021 में कोई एग्जाम हुआ था, वहां पे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, वाइल प्रोवाइडिंग केयर, जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं केयर, वाइल प्रोवाइडिंग केयर टू अ पेशेंट विद हेपेटाइटिस, जब हम हेपेटाइटिस के पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, द नर्सिंग ऑफिसर शुड टेक स्पेशल प्रिकॉशंस टू।
तो जो नर्सिंग ऑफिसर है उसको स्पेशली प्रिकॉशन क्या लेने हैं। अब ये कौन से हेपेटाइटिस की बात कर रहा है, पेशेंट वाइल प्रोवाइडिंग केयर टू ए पेशेंट विद हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस है, अब कौन सी केयर करनी है पेशेंट को। देखो बाकी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ध्यान हमने किस में रखना है, बीसीओडी में रखना है। अब आंसर क्या क्या है, प्रिवेंट ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट से तो नहीं फैलता, ये तो नहीं आएगा। यूज कॉशन व्हेन ब्रिंगिंग फूड फॉर पेशेंट, तो फूड लेके आ रहे हैं उसमें कॉशन रखना है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वियर मास्क एंड ग्लव बिफोर एंटरिंग रूम, मास्क और ग्लव्स लगा के आना है रूम के अंदर, बिल्कुल वो तो करना ही हमने, लेकिन क्या इसका कोई लेने देना हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन के साथ है, तो नहीं। नेक्स्ट, यूज ग्लव व्हेन रिमूविंग पेशेंट बेड पेन, ये बेड पेन क्या होता है, जब हम पेशेंट जो अभी चल फिर नहीं सकता, जिसको हम यूरिनेशन और उसका जो फीकल आउटपुट जो हम वहीं बेड पे ही करवा रहे हैं, बेड रिडन कोई पेशेंट है, तो जो जिसमें हम फीसिस उसका कलेक्ट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बेड पेन कहते हैं। आगे मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा। तो उसको क्योंकि फीको ओरल रूट से फैल सकता है ना, तो उसको सैनिटेशन को वहां पे हमने ध्यान देना है। तो मतलब यूज करना है ग्लव्स व्हेन रिमूविंग पेशेंट बेड पेन, तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी, बट यहाँ बेड पेन जो है ना, ये सबसे बड़ा क्लू हमको दिया है, यहीं से आंसर बना। अब ये बेड पेन क्या होता है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है बेड पेन की, तो ये इस तरह से देखो नर्स आ रही है, यहाँ पे पेशेंट का जो है ये बेड पेन लेके आई है और इसमें एक्सक्रीट आउट कलेक्ट हो रहा है, और इसका ध्यान से, इसको ध्यान से जब इसको कर रहे हो तो ग्लव्स यूज करना है। अब इन इस डायग्राम में ग्लव्स इसने यूज नहीं किए हैं। अब ये हो सकता है कि हेपेटाइटिस की कंडीशन नहीं है इस पेशेंट की, तो इसलिए, बट हेपेटाइटिस वाले पेशेंट के पास जब भी हम उसका बेड पेन जब भी बेड पेन के साथ ट्रीट करेंगे, या जो भी बेड पेन को ट्रीट कर रहा है अटेंडेंट, उसको हम यही हिदायत देंगे कि ग्लव्स लगाना जरूरी है। इज इट क्लियर। तो इसका रैशनल क्या है, इन हेपेटाइटिस यूज ओनली एंटेरिक, यूज ओनली एंटेरिक मतलब ए और ई में, एंड पेरेंटल इन बी सी एंड डी प्रिकॉशंस ओनली। बी सी और डी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड प्रिकॉशंस लेने हैं, और ए और ई में एंट्रिक प्रिकॉशन ग्लव्स वगैरह लगा के रखने हैं। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कब का है, ये झारखंड एसएससी नर्सिंग स्टाफ नर्स जुलाई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ लिवर फंक्शन टेस्ट। अब हमको एलएफटी के बारे में जानना है कि अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एलएफटी में इंक्लूड नहीं होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, बिल्कुल होता है। एल्बुमिन लिवर बनाता है, बिल्कुल एल्बुमिन होता है। बिलिरुबिन होता है। पेप्सिन तो एक एंजाइम है, ये हमने पढ़ा था कि पेप्सिन लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। बताओ मुझे अब जल्दी से कि पेप्सिन कहाँ सेक्रीट होता है, पेप्सिन कौन सी सेल सेक्रीट करती है, और पेप्सिन का काम क्या होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछूं तो क्या पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में सेल सेक्रीट करती है, इनएक्टिव फॉर्म में अगर सेक्रीट करती है तो उस पेप्सिन का नाम क्या था, और ये पेप्सिन जो है किस एनवायरमेंट में एक्टिव होता है। तो ये देखो 4 तरह के क्वेश्चन इस पेप्सिन पे, वो चारों में पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। अब डायरेक्टली आप ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया पढ़ने का तरीका ये है, लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो। अगर कोई स्टूडेंट अभी डायरेक्टली ये देख रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले निपटाओ, उसके बाद वापस चले जाओ। ओबीजी जब स्टार्ट की है, ऑब्स एंड गायनी के कुछ लेक्चर आए हैं, तो उनको 10 लेक्चर जो आए उनको देखो। ठीक है, अभी तो ये चली इस तरह से रहा है कि अभी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जैसे कि अब वीक में 3 क्लासेस हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो 2 क्लासेस ओबीजी की ले लेंगे और 1 क्लास फंडामेंटल की ले लेंगे। ठीक है, वैसे वैसे करके जैसे ही ओबीजी का कुछ पोर्शन, मेजर पोर्शन हम जब कर लेंगे, 50-60% ओबीजी कंप्लीट हो जाएगी, फिर ओबीजी का 1 लेक्चर कर देंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट है, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट पे मेरा फोकस है। पीआर यादव पूरी कंप्लीट करनी है, वो तो बिल्कुल पक्का है, बट स्टार्टिंग में पीआर यादव में क्या कंप्लीट करना है, तो स्टार्टिंग में पीआर यादव में मैंने ये रखा है कि स्टार्टिंग में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आपने नॉर्थ सेट दिया होगा, नॉर्थ सेट 10 में आपने देखा मेंस में और आपके प्री में और मेंस में दोनों में क्या आया, मेजर सब्जेक्ट आया। माइनर से कितना ही आता है यार। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि माइनर छोड़ के जाओ, बट अगर मेजर आपका कंप्लीट ही नहीं है तो माइनर पे मत जाओ यार, पहली प्रेफरेंस मेजर को दो। अब मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, ऑब्स एंड गायनी ओबीजी सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके बाद साइकेट्री मेंटल हेल्थ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख के जाओ। इसके बाद अगर आप देखो तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसके बाद अगर आपने देखना है तो पीडिया। क्लियर, तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, इनको देख के जाओ यार। कौन कौन सा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स एंड गायनी, मैटरनिटी नर्सिंग जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, और उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और उसके बाद पीडियाट्रिक।
ये अगर आपकी इन 6 सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कोई भी एग्जाम आपका निकल जाएगा। अगर आपके ये 6 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग है, आप माइनर छोड़ दो यार, क्योंकि हमको सिलेक्शन चाहिए, बात खत्म। हमको जॉब लेनी है, बात खत्म। तो ये मेजर सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, माइनर करने की उतनी खास जरूरत नहीं होती। और मेरा भी उद्देश्य यही है कि पीआर यादव सारथी बैच में मेरे को पहले ये 6 के 6 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करवाने हैं, फिर अगर टाइम होगा तो हम माइनर पे भी शिफ्ट हो जाएंगे। अदरवाइज ये 6 तो करने ही करना है, इसकी तो गारंटी मैं लेता ही लेता हूँ। इज इट क्लियर? भटक गए हम अपने रास्ते से, भटके नहीं, वैसे डिस्कशन तो पढ़ाई के बारे में ही हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पेप्सिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पेप्सिन जो है, पेप्सिन का एलएफटी में कोई लेना देना नहीं होता। अब ये जो एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, ध्यान से समझो। डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस इज कंफर्म्ड बाय असेसिंग लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो लिवर फंक्शन बाय लिवर फंक्शन टेस्ट हम करते हैं। डायग्नोसिस हेपेटाइटिस का जब हमको करना होता है तो हम एलएफटी करवाते हैं पेशेंट में। तो एलएफटी इज ब्लड टेस्ट। एलएफटी क्या होता है? ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड से टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूज टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल रिलीज्ड बाय लिवर सेल। अब हम करेंगे क्या, लिवर की सेल से कुछ सर्टेन केमिकल रिलीज होते हैं, उनकी वैल्यू हम ब्लड के अंदर देखते हैं और वहां से अंदाजा लगता है हमको कि प्रॉब्लम है या नहीं। तो वो क्या क्या है? सबसे पहला है आपका SGOT। आपने पढ़ा होगा SGOT, SGPT। आपको पहले पता होना चाहिए कि SGOT की फुल फॉर्म क्या है। तो S स्टैंड फॉर सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक, ठीक है। तो सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस एमाइनेस, ठीक है। तो ये SGOT की फुल फॉर्म है। इसी को SGOT को और हम क्या बोलते हैं? एस्पर्टेट ट्रांस एमाइनेस, ठीक है। एस्पर्टेट ट्रांस एमाइनेस किसको कहते हैं हम? SGOT को कहते हैं, याद रखना। AST इसको शॉर्ट में कहते हैं, मतलब SGOT मतलब SGOT, इसी को हम क्या बोलते हैं? AST भी कहते हैं, ठीक है। SGOT को हम AST बोलते हैं। और नॉर्मल लेवल कितना होता है इसका? 40 LU पर लीटर, याद रखना, 40 LU पर लीटर याद रखना। सीरम नेक्स्ट है SGPT, नेक्स्ट क्या है? SGPT। इसी SGPT को हम ALT भी कहते हैं। SGPT क्या है? तो सीरम ग्लूटामिक, ऊपर भी ग्लूटामिक, इधर भी ग्लूटामिक, बस फर्क कितना है, यहाँ पायरुवेट हो जाता है, ठीक है। पायरुविक ट्रांसएमाइनेस, और यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसएमाइनेस, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेस और यहाँ पे पायरुविक ट्रांसएमाइनेस SGPT। और एलिनिन, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एस्पर्टेट था, यहाँ पे एलिनिन ट्रांसएमाइनेस हो जाता है, एलिनिन ट्रांसएमाइनेस। और इसकी भी क्या है? वैल्यू दोनों की सेम है, हमको याद रखनी है, 40 LU पर लीटर। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एल्कलाइन फॉस्फेटेस, ALP। क्या क्या देखा हमने? SGPT, SGOT, ALP। ALP क्या है? एल्कलाइन फॉस्फेटेस, एन एंजाइम प्रेजेंट इन द लिवर। ये ALP कहाँ है? लिवर में प्रेजेंट होती है, किडनी में प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन में होती है, टीथ में, प्लाज्मा में, एंड डेवलपिंग बोन्स। तो डेवलपिंग बोन्स में ये ALP प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलुरिबिन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलुरिबिन आपको देखना है, देखना है। मैंने आपको बताया कि बिलुरिबिन कैसे बनता है, बिलुरिबिन कहाँ बनता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस बिलुरिबिन का रीजन है फीसिस का येलो करना, बाकी सब चीजें मैं बता चुका हूँ। बाइल साल्ट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो नॉर्मल लेवल कितना है? लेस देन 1.5 mg पर DL नॉर्मल लेवल होता है किसका? बिलुरिबिन का। SGOT, SGPT एंड ALP एंजाइम नॉर्मली प्रेजेंट इन सीरम। ये तीनों किसमें प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में, सीरम में प्रेजेंट होते हैं। बट इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन एक्यूट डैमेज ऑफ लिवर। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमको ये पता चल जाता है कि एक्यूट डैमेज हो रहा है लिवर में, लिवर सेल्स में, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस हो रहा है, एंड आल्सो इन MI। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जब हार्ट की, जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे MI अच्छे से पढ़ेंगे, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी SGPT, SGOT और ALP की दिक्कत होती है, इसकी कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है। तो देखो कितनी सारी चीजें आपने एक ही स्लाइड में यहाँ पे कवर कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे जो है BCCL स्टाफ नर्स 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अ पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू हैव हेपेटाइटिस। एक पेशेंट है जिसपे हमको शक है कि इसको हेपेटाइटिस है। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट विल कंफर्म द डायग्नोसिस। अब कौन सा डायग्नोसिस टेस्ट हमको करवाएंगे? हम उसको करवाएंगे जिससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। तो याद रखना, बिलिरुबिन का टेस्ट हम करवाते हैं। तो एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल जैसे ही आएगा तो हम कंफर्म कर देंगे कि इसको
कौन सी प्रॉब्लम है? हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है। अब देखो, एलिवेटेड हेमोग्लोबिन लेवल कोई लेना देना नहीं इसका, एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन तो कोई लेना देना नहीं, ये किडनी में करते हैं, केएफटी में करते हैं। डिक्रीज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, ईएसआर ये भी नहीं करते हैं। ईएसआर हम ज्यादातर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका एग्जाम आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका? विच इज बेस्ट टेस्ट डिटेक्टिंग लिवर डिस्फंक्शन? तो लिवर का डिस्फंक्शन टेस्ट करने में सबसे बेस्ट क्या है? तो एसजीपीटी भी हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी होता है इसमें, एल्बुमिन भी होता है, लेकिन बिलिरुबिन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो सीरम बिलिरुबिन को हम टेस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल कहां पे आया हुआ है? एलएनजेपी स्टाफ नर्स दिल्ली 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या था? मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए का सबसे अर्ली सिम्टम क्या है? तो हेपेटाइटिस ए के बारे में देखो कितना पढ़ लिया हमने। इसका कौन सा डीएनए होता है, ये किसका होता है, ये डीएनए होता है या आरएनए होता है, उसके बाद एनवेलप होता है या अनएनवेलप होता है, उसके बाद हमने कैसे ट्रांसमिट होता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए क्या है? तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं, भूख सबसे पहला जो सिम्टम होता है, मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम, स्टार्टिंग में क्या आता है कि भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट अब क्या है? इनिशियली मैनिफेस्टेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए इज लॉस ऑफ एपेटाइट। सबसे पहले क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, ठीक है। मेलाइसा, फटीग। अब देखो ये जो टर्म्स जितने भी है ना, ये सब आपने सर्च करके देखो, मैं बता सकता हूं बट मैं बता दूंगा फिर आप भूल जाओगे, लेकिन जिस वर्ड को आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना और उसको खुद लिख लोगे एक बार, वो छप जाएगा दिमाग में। अब मैं बस पढ़ के बता रहा हूँ, आप खुद इतनी रिसर्च करोगे कि लॉस ऑफ एपेटाइट मैंने बता दिया, भूख कम लगना, मेलाइसा क्या होता है, फटीग तो पता ही हो गया, नोजिया क्या होता है, डायरिया क्या होता है, फीवर एंड चिल्स, ये चिल्स होते क्या हैं वो भी आप बताएंगे। लेटर मैनिफेस्टेशन, अर्ली में देखो क्या क्या आ गया, फटीग आ गया, नोजिया आ गया, मलेशिया आ गया, डायरिया आ गया, फीवर आ गया, चिल्स आ गया। और लेटर अगर ट्रीट नहीं हुआ उसके बाद जो मैनिफेस्टेशन होगी वो क्या हो गया? जॉइंटिस तो आपको पता ही है। इकाइमोसिस बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ मुझे इकाइमोसिस होता क्या है। और उसके बाद एस्ट्रेक्सिया होता क्या है, एस्ट्रेक्सिस वो भी बताओगे आप जल्दी से कमेंट में। एस्ट्रेक्सिस शायद मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, मुझे अब इन सब के आप आंसर दोगे, यहां से पता चलेगा ना आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हो। और कुछ स्टूडेंट क्या बताऊं मैं, वो सेलेक्ट होने वाले हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, जो इंटरेक्ट कर रहे हो ना, जो कमेंट्स कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट जो रेगुलरली देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलरली लेक्चर्स को देखते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, बट बस कमेंट नहीं करते हैं, वो कमेंट को अवॉइड करते हैं। बट यार तुम्हें कंटेंट सही मिल रहा है ना, तुम्हें भरोसा हो रहा है ना कि तुम्हें जो कंटेंट मिल रहा है वो सही है, तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारी सिलेक्शन पास है, तो एक कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है। जो अपनी आपकी ये जो इनसिक्योरिटी है ना अपने आप को एक्सप्रेस ना करने की, नहीं, आप जिस फील्ड में हो ना वहां पे एक्सप्रेस ही तो है, खेल ही सारा एक्सप्रेशन का है। तो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रख पाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो कमेंट किया करो, ठीक है। और जो बच्चे रेगुलरली कमेंट करते हैं, और कुछ स्टूडेंट तो इतने खतरनाक हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर जो भी मैं लेक्चर के बीच में पूछ रहा हूँ उनका कमेंट हो गए, यहाँ से पता चलता है कि वो कितने सीरियस हैं अपनी जॉब को लेके, वो कितने सीरियस है अपने करियर को लेके, वो कितने सीरियस है अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए, वो हर ऐश करवाना चाहते हैं अपने माँ बाप को, वहीं से तो पता चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे पीजीआई रोहतक स्टाफ नर्स 2017 का क्वेश्चन है। एक चीज मैं और बताऊं, बीच में मैं कुछ बात करना स्टार्ट करता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ही बीच में बात करता हूँ, उसका सिर्फ इतना रीजन है, कॉज आपका जो हमारा जो कंसंट्रेशन स्पैम है ना, पहले क्या होता था 40 मिनट्स की क्लासेस होती थी स्कूल्स में, आपने देखा होगा 40 मिनट का पीरियड, 35 मिनट का पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन स्पैम ही इतना होता है, हम ध्यान रख ही सकते हैं बस 15 20 25 मिनट तक हम कंसंट्रेशन से एक चीज पे फोकस कर सकते हैं, बट हमारे लेक्चर की ड्यूरेशन ज्यादा है। और जो ये रीलों का कॉन्सेप्ट आ गया ना, इन्होंने हमारे लिम्बिक सिस्टम का तो बेड़ा गर्क कर दिया। लिम्बिक सिस्टम मतलब इमोशनल ब्रेन। अभी आपने एक रील देखी, हाँ हंसना शुरू हो गए, फिर आपने एक इमोशनल रील देखी, फिर आपने कुछ और रील देख ली, मतलब मल्टीपल इमोशंस पे अटैक हो रहा है, आपकी लिम्बिक सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, यार एक मिनट पहले सही था, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ। इसकी वजह से क्या हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन स्पैम ही खत्म हो गया आपका। आपने देखा होगा रील में हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, बस चला रहे हैं, घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। पहले तो ऐसा होता था कि मैसेज आ जाता था जियो का कि 50% डाटा उड़ गया तो आप बंद करते थे, अब तो उन्होंने भी बेड़ा गर्क कर दिया, अनलिमिटेड डाटा ले लो भाई,
तो अब तो पता ही नहीं चलता, सुबह से रात, रात से दिन हो गया और हम लगे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन का स्पैम खत्म हो गया। तो जो लेक्चर्स के बीच में कुछ बात करता हूं मैं, उसका सिर्फ इतना मतलब है कि गलती से अगर लेक्चर से थोड़ा सा भटक गए हो तो बातों के थ्रू थोड़ा सा इंटरेस्ट वापस लाया जाए, और बातें भी ऐसे ही कोई फालतू नहीं हो रही है, बातें भी आप ही के लिए हो रही हैं, बातें भी आपको मोटिवेट करने के लिए ही हो रही हैं, आप ही की सिलेक्शन के लिए हो रही हैं। मतलब मेरे दिमाग में तो सिंपल सा फंडा ये है, जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था, जब भी मैं पढ़ता था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ होता था कि कोई भी बात, कोई भी डिस्कशन चल रही है, क्या वो मेरे एग्जाम में आएगी, क्या वो मेरे करियर को ग्लोरीफाई करेगी, क्या वो मेरी मेहनत को जस्टिफाई कर रही है। तो वैसे ही जब भी कोई बात मैं करता हूँ आपके साथ, तो आपके एग्जाम के रिलेटेड, आपकी स्टडी के रिलेटेड, आपकी सिलेक्शन के रिलेटेड, बस आपके रिलेटेड। तो वैसा ही एटीट्यूड आप अपना भी बनाओ। कोई भी डिस्कशन आपके घर में चल रहा है तो उसमें बस उतना ही पार्टिसिपेट करो कि जितना आपको लगता है कि ये मेरे करियर से कोई लेना देना है इसका। नहीं लेना देना कोई तो बस अवॉइड करो, बस सुनो, अनसुना नहीं करना है घर वालों की बात को, बट उतना ही सुनो, सरफेस लेवल पे रखो। बाकी कोर में तो आपका बस नर्सिंग ऑफिसर मुझे बनना है, मुझे प्रूव करना है अपने आप को, दैट्स इट। क्लियर? तो देखो, जॉइंडिस इज यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद, जॉइंडिस जो है यूजुअली किसके साथ एसोसिएटेड नहीं होता है? क्या हेपेटाइटिस ए के साथ, हेपेटाइटिस बी के साथ, हेपेटाइटिस सी के साथ, हेपेटाइटिस ई के साथ? तो देखो, जब भी हेपेटाइटिस होगा तो जॉइंडिस होता है। क्लियर? लेकिन याद रखना, जो हेपेटाइटिस सी है इसमें जॉइंडिस नहीं होता। क्लियर? अब एक्सप्लेनेशन समझो, ध्यान से समझा यहाँ पे। एंटी इट्रिक, ठीक है, एंटी इट्रिक क्या हो गया? अब इस्ट्रस क्या होता है, इट्रिक क्या होता है, ये सिंपल सी क्या बात थी, ये जॉइंडिस को डिफाइन करता था, तो अब एन लग गया इसके पहले, तो दैट मींस एब्सेंस। ठीक है, एब्सेंस ऑफ इट्रिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस विदाउट जॉइंडिस अकर मोर ऑफन देन इट्रिक हेपेटाइटिस इन patient with HCV, hepatitis C virus infection and in children with HAV। अब ध्यान से समझना, ये रैशनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि एंटी इट्रिक हेपेटाइटिस मतलब हेपेटाइटिस विदाउट जॉइंडिस जो है वो अकर होता है मोर ऑफन, किसमें होता है सबसे ज्यादा? मोर ऑफन देन इट्रिक। तो सबसे ज्यादा मोर ऑफन देखा जाता है इट्रिक हेपेटाइटिस इन पेशेंट विद HCV। जिस पेशेंट में HCV की प्रॉब्लम होती है, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, उसमें अब कोई जॉइंडिस हमको देखने को नहीं मिलता है इन्फेक्शन। एंड इन चिल्ड्रन, अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो स्ट्रेस नहीं दिखाता, वो जॉइंडिस नहीं दिखाता, इन्फेक्शन नहीं दिखाता। अब यहाँ पे अगर आपको चाइल्ड करके पूछ लेगा, चिल्ड्रन करके पूछेगा, तो HAV आएगा यहाँ पे। ऐसे मोस्ट कॉमन जो है HCA आता है, हेपेटाइटिस सी वायरस आता है, जिसमें हेपेटाइटिस नहीं होता। इट टिपिकली मैनिफेस्टेड एज, तो कैसे पता चलेगा? देखो, हेपेटाइटिस हम क्यों लिवर के पीछे टेस्ट करवाते हैं? पहले कैसे सिम्टम दिखेंगे? येलोइश अपीयरेंस दिखेगी, इट्रस, जॉइंडिस दिखेगा, फिर डॉक्टर बोलता है नहीं हेपेटाइटिस का चेक करना पड़ेगा हमको कि कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं है। ठीक है, अब पेशेंट में कोई सिम्टम ही नहीं आ रहे, तो फिर अब पीलिया ही नहीं हो रहा उसको, तो हमको कैसे अंदाजा लगेगा? तो उसके और साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? हेपेटाइटिस सी में क्या दिखाता है? ये टिपिकली मैनिफेस्टेशन एज माइनर फ्लू लाइक इलनेस। तो है तो उसको हेपेटाइटिस, लेकिन हमको समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए आपने देखा होगा, अब जब पैथोलॉजी इतना जबरदस्त काम कर रही है, लैब्स इतनी आ गई हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, अब पेशेंट जैसे ही आता है ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर पेशेंट की बात तो सुनता है, डायग्नोस करता है, बट साथ ही टेस्ट दे देता है कि जाओ ये टेस्ट करवा के ले आओ, ताकि वो एग्जैक्टली डायग्नोस कर पाए और फिर ट्रीट कर पाए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपी नर्सिंग ऑफिसर में आया हुआ है, जुलाई 2023। देखो, रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? A public health nurse was diagnosed to have HBE। ठीक है, अब ये हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन, आगे में HBE क्या होता है, अभी फिर सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक पब्लिक हेल्थ नर्स है, वो डायग्नोज कर रही है हैविंग HBeAg एंड HBsAg इन द सीरम। तो सीरम में उसने क्या देखा? HBeAg देखा और HBsAg देखा। मोस्ट लाइकली विच ऑफ द फॉलोइंग डज शी हैव? तो मोस्ट लाइकली विच ऑफ द फॉलोइंग डज शी हैव, तो उसको क्या पता चल रहा है? ये सीरम की रिपोर्ट देख के उसको क्या पता चल रहा है कि क्या इन्फेक्शन है? रिकवरी फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, क्या वो रिकवर हो रहा है हेपेटाइटिस बी से? तो एक पब्लिक हेल्थ नर्स है, वॉज डायग्नोज्ड टू हैव, उसने डायग्नोज किया, वो डायग्नोज हुई है HBeAg HBas इन सीरम, सीरम में आया। मोस्ट लाइकली विच ऑफ द फॉलोइंग डज शी हैव, उसको क्या प्रॉब्लम है? तो देखो, क्या रिकवर हो रही है हेपेटाइटिस बी से, क्या एक्यूट इन्फेक्शन है उसको हेपेटाइटिस बी का, क्या हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस ई कॉन्फेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। क्रॉनिक हेपेटाइटिस ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा एक्यूट
इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बी। तो ये हेपेटाइटिस बी की एक्यूट इन्फेक्शन हो गई है। तो ये कैसे पता चल रहा है हमको? ये दो चीजें पैरामीटर सिरम में दिखेंगे। तो क्या है ये दो, एक्सप्लेनेशन में समझेंगे, ध्यान से समझना। प्रेजेंस ऑफ 3 एंटीजन इनटू सीरम। कितने एंटीजन? 3 एंटीजन। कौन कौन सा है वो? एच बी, हेपेटाइटिस बी, एस ए जी, ये एस स्टैंड करता है सरफेस को, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। एच बी ई ए जी, तो नेक्स्ट क्या था? एच बी ई ए जी, ए जी, एच बी ई ए जी। थोड़ा सा पेन मेरा कुछ लैग कर रहा है, एक मिनट। एच बी ई ए जी, इज इट क्लियर? समझ आ गया? एच बी ई ए जी। तो ये ई किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एनवेलप को रिप्रेजेंट करता है। तो हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन। एंटीजन क्या हो गया? एंटीजन सिंपली नंबर प्लेट की तरह याद रखो। घर के बाहर नंबर प्लेट लगी होती है, वैसे ही सेल के ऊपर अपने अपना एंटीजन होता है, जिससे हमको पता चलता है ये कौन सी सेल है। एंड एच बी सी ए जी। अब एच बी सी, सी क्या हो गया? कोर। तो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। तो कितने एंटीजन है? 3, सरफेस, एनवेलप और कोर। ठीक है, यूज टू डायग्नोज हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी को डायग्नोज करते टाइम हम क्या क्या देखते हैं? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, हेपेटाइटिस सी कोर एंटीजन हम देखते हैं। क्या है ये? एच बी एस ए जी, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, आल्सो कॉल्ड सीरोलॉजिकल मार्कर। इसको हम सीरोलॉजिकल मार्कर बोलते हैं, या इसी को हम ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कहते हैं। इज फर्स्ट मार्कर ऑफ इंफेक्शन विद द हेपेटाइटिस बी वायरस। सरफेस पे सबसे बाहर है, सबसे पहले यही पकड़ा जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? इसी को सीरोलॉजिकल मार्कर बोलते हैं, इसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन बोलते हैं। ये फर्स्ट मार्कर होता है आपका इन्फेक्शन का विद द हेपेटाइटिस बी वायरस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है एच बी ई ए जी। एच बी ई ए जी एनवेलप जो है, एच बी एनवेलप एंटीजन जो है, इंडिकेट दैट पेशेंट इज हाई इन्फेक्शन। हाईली इन्फेक्शियस पेशेंट कब हमको पता चलेगा? जब हमको एच बी ई एंटीजन देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये कुछ थे। तो ये किसकी रेस्पेक्ट में है? तो हेपेटाइटिस बी की रेस्पेक्ट में। तो वही हमने क्वेश्चन में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है कि नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट। नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की। पहले ये क्वेश्चन देखो, डीएमआर महाराष्ट्र में आया हुआ है 2018 में। तो क्वेश्चन क्या है? नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस। अब देखो, नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस है, ये हमको पता है। हु इज एक्सपीरियंसिंग प्रोराइटिस। जिसको प्रोराइटिस हो रहा है। अब ये प्रोराइटिस क्या हो रहा है? इचिंग होती है। देखो यहाँ पे सिम्टम ऑफ प्रोराइटिस लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होती है, स्किन टीयर होता है, इंसोम्निया, चेंजेस इन स्किन वगैरह, ये सब होता है। तो बेसिकली क्या है कि इचिंग हो रही है, उसको खारिश हो रही है। प्रोराइटिस क्या है? आगे मैं आपको पूरा इसका एक्सप्लेन करूंगा, बस इतना याद रखो कि अभी खारिश। हु इज एक्सपीरियंसिंग प्रोराइटिस विच विल मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। अब उसमें नर्स क्या इंटरवेंट करेगी, क्या ट्रीट करेगी उसकी खारिश को? तो देखो, सजेस्ट दैट द क्लाइंट टेक वार्म शावर 2 टाइम पर डे। ऐसा कुछ नहीं है, वार्म शावर नहीं लेना होता, तो ज्यादा इरिटेशन हो सकती है स्किन में। एड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर। हाँ, बेबी ऑयल जो है वो क्लाइंट बाथ वाटर में ऐड करते हैं हम। अप्लाई पाउडर टू द क्लाइंट स्किन। नहीं, पाउडर नहीं लगाना है। सजेस्ट है हॉट वाटर। हॉट वाटर तो बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा एड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, यही लिखा है। अब देखो यहाँ पे प्रोराइटिस क्या था। प्रोराइटिस क्या होता है? तो प्रोराइटिस इज द मेडिकल टर्म फॉर इचिंग। मेडिकल टर्म, इचिंग मतलब खारिश। खारिश के लिए मेडिकल टर्म क्या होती है? तो प्रोराइटिस होती है। एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन दैट ट्रिगर अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्क्रैच। यह एक अनकंफर्टेबल कंडीशन होती है जिसमें हमको बस एक मन करता है कि हम खारिश करें, स्क्रैच करें। इट कैन बी लोकलाइज्ड, एक जगह हो सकती है, टू अ सिंगल स्पॉट, और जनरलाइज अक्रॉस द एंटायर बॉडी। एक जगह, अभी मुझे यहाँ पे हो रही है तो स्पॉटेड है, अब मैं जनरली पूरी बॉडी में, तो जनरलाइज भी हो सकती है। वाइल ऑफन अ माइनर इरिटेशन, वाइल ऑफन अ माइनर इरिटेशन सीवियर आर क्रॉनिक प्रोराइटिस। अब ये माइनर हो सकता है, माइनर इरिटेशन हो सकती है, सीवियर या क्रॉनिक प्रोराइटिस हो सकता है, लास्टिंग लॉन्गर देन 6 वीक। 6 वीक से ज्यादा हो गए हैं, उसको खारिश ही कर रहा है। तो वो, अब देखो प्रोराइटिस के ऊपर ये सारी चीजें लिखी हैं। कैन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट स्लीप। अब स्लीप पे इम्पैक्ट करेगी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। प्रोराइटिस के ऊपर ये सारी डिस्कशन थी। अब देखो यार, आज हमने कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हेपेटाइटिस के ऊपर पढ़ी। हेपेटाइटिस के टाइप, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और भी बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ी हैं, इन सबको अब आपने क्या करना है? रिवाइज करना है। क्योंकि रिवाइज, जो आज रिवीजन करेगा वही सेलेक्ट होने का हकदार है, वही सेलेक्ट होगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्टिंग से आपको कह रहा हूँ कि जो भी आप चीज पढ़ रहे हो, स्टार्ट जब लेक्चर होता है तो अपने साथ में एक कॉपी रखा करो। मुझे पता है कि जो सीरियस स्टूडेंट है वो अब ये करना स्टार्ट कर चुके हैं, मुझे बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वो नोट करें। अब जैसे ही लेक्चर का एंड होगा,
वो जितना भी नोट उन्होंने किया उसको एक बार रिवाइज करेंगे, शाम को एक बार सोने से पहले उसको रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट जब लेक्चर मेरा देखोगे, नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा उससे पहले भी उस पुराने लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेना। आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है वो ज्यादा समझ आएगा, और साथ ही साथ आपको प्रिपेयर भी अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना सा करना है आपने, पीआर यादव आपकी टिप्स पे हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, याद रखना। अब यहाँ पे देखो, ये स्टूडेंट पढ़ रहा है और माता पिता जो है बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे हैं। सेम ये कंडीशन हमारी है कि हम जब पढ़ते हैं हमारे पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं हमारे साथ, और घर की जिम्मेदारी बोझ नहीं होती है, याद रखना। कभी भी खुद को मत कोसना कि यार मुझे अभी इतनी जिम्मेदारियां पड़ गई हैं, छोटी उम्र है ये वो। तो घर की जिम्मेदारियां कभी भी बोझ नहीं होती, यही रीजन बनेगा तुम्हारी जीत का, याद रखना। यही मेरा रीजन है जीतने का। तो जो घर की जिम्मेदारियां, जो नीड है, वो क्या है, वही तो रीजन बनेंगी तुम्हारी सक्सेस का, वही तो फ्यूल करेंगी तुम्हें पढ़ने के लिए बार बार। सब कुछ तुम्हें होगा, तुम्हारा पेट भरा है तो तुम खाने की तलाश क्यों करोगे? तो खाने की तलाश तो तभी होगी ना जब हमें भूख होगी। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं, यही तो वो भूख हमारे अंदर पैदा करती हैं, यही तो वो आग हमारे अंदर पैदा करती हैं कि हम अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करेंगे। मेरे माता पिता को, मेरे माँ बाप के हर सपने में पूरे करूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। जो भी लोग ताने दे रहे हैं, वो एक दिन उनका मुंह बंद हो जाएगा जब मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। तो याद रखना, ये एक लाइन हमेशा खुद से बोला करो, खुद को मोटिवेट किया करो कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं नर्सिंग ऑफिसर बन के रहूंगा या बन के रहूंगी। मैं तब तक नहीं रुकूंगी, मैं चाहे कितने एग्जाम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक नहीं रुकना है जब तक हम इस एग्जाम को क्रैक नहीं करेंगे, जब तक हम नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनेंगे। नहीं तो मैं आपको बता दूं, नर्सेज का इतना शोषण होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बहुत कम पैसा मिलता है और बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। और जब आप एम्स जैसी फैसिलिटी में आओगे, जब आप रेलवे जैसी फैसिलिटी में आओगे, जब आप सेंट्रल लेवल की किसी भी जॉब में आ जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि काम तो उतना नहीं है, बट आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो जितनी सैलरी 1 लाख प्लस, याद रखना, 8th पे जैसे लगेगा तो 1 लाख प्लस हो जाएगा, 1 10 1 15 के करीब आप स्टार्टिंग पकड़ोगे इन हैंड। तो कम नहीं होता। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, बिल्कुल हताश मत हो जाओ। तो वापस एक चीज मैं फिर से बताऊं, ये 3 कम्युनिटीज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, तीनों पे फॉलो करो। अलग अलग कंटेंट, अलग अलग चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा क्या मिल रहा है क्या, वो मैं बहुत लेक्चर्स में बता चुका हूँ ऑलरेडी, टाइम काफी हो चुका है। बस तीनों पे आप फॉलो करो, तीनों कम्युनिटीज पे आप जुड़ जाओ, और वहीं से आपकी सिलेक्शन का रास्ता खुलेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आपने जरूर मुझे बताना है, जरूर बताना है। आपके ये जो कमेंट्स हैं यही फ्यूल है, जो आप ये सीरियस कमेंट्स करते हो ना, कुछ कुछ स्टूडेंट्स के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, वही मेरा फ्यूल है, वही मेरी टीम का फ्यूल है, तभी जाके हम इतनी मेहनत कर पा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।